हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का उत्कर्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सारे लोग? उम्मीद करते हैं कि सब लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी शानदार चल रही होगी। अपना रिवीजन भी अच्छे से कर रहे होंगे, प्रैक्टिस भी अच्छे से कर रहे होंगे और धीरे धीरे आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और हम आपके बीच उपस्थित हैं एक बार फिर से आपकी डेली 5 क्वेश्चन की सीरीज पॉलिटी में। तो सभी लोग जल्दी से जुड़िए, चलते हैं सीधा सेशन में। तो ध्यान रखिएगा, 5 क्वेश्चन की सीरीज में आज हमने वो टॉपिक उठाया है जहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, विशेषकर समीक्षा अधिकारी में। पंचायती राज व्यवस्था से समीक्षा अधिकारी से बहुत क्वेश्चन बनते हैं आज, इसलिए मैंने 5 क्वेश्चन लगभग अलग अलग क्षेत्रों से जहाँ जहाँ से पंचायती राज में सवाल बनते हैं वहाँ से मैंने सवाल उठाए हैं। तो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अच्छे से आधे घंटे की क्लास आपकी होती है 25 से 30 मिनट, तो अच्छे से क्लास करिएगा। तो 5 क्वेश्चन के माध्यम से आप पंचायती राज व्यवस्था पर एक बेहतर पकड़ आपकी बन पाएगी जहाँ जहाँ से प्रश्न बनते हैं। पहला क्वेश्चन आज हमने लिया है आपका कि पंचायती राज व्यवस्थाओं से संबंधित लक्ष्मीमल सिंघवी समिति के संबंध में दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू द लक्ष्मीमल सिंघवी कमेटी रिलेटेड टू पंचायती राज सिस्टम। इन्होंने पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की। राज्य वित्त आयोग का गठन तथा पंचायतों के करारोपण के अधिकार दिया जाना चाहिए। नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही विकल्प का चयन कीजिए। यानी कि द रिकमेंडेड टू प्रोवाइड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द पंचायत राज सिस्टम एंड second recommendation is state finance commission should be constituted and panchayat should be given the right to levy taxes. Select the correct option using the code given below. तो आप इंग्लिश मीडियम वाले भी बच्चे क्वेश्चन उधर देख सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले इधर देख सकते हैं। व्याख्या में समझाऊंगा क्योंकि इंग्लिश मीडियम का बच्चा भी मातृभाषा तो अंग्रेजी हिंदी है, हिंदी में वो समझ सकता है, लेकिन क्वेश्चन को इंग्लिश में मैंने आपको कर दिया है ना। तो चलिए, तो ध्यान रखता है ये सवाल किससे जुड़ा है? ये पंचायती राज व्यवस्था का सवाल है और लक्ष्मीमल सिंघवी से जुड़ा हुआ सवाल है। क्या ये पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ा हुआ सवाल है? पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ा हुआ सवाल है। और लेकिन पंचायती राज व्यवस्था के लिए एक समिति बनाई गई थी, 1986 में। क्या एक समिति बनाई गई थी 1986 में? एक समिति बनाई गई थी 1986 में जिसका नाम है लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। क्या नाम है? जिसका नाम है लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति बनाई गई थी। और इस समिति का उद्देश्य क्या था? उस समय आपको पता है कि 84 में इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी। उसके बाद राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बने थे और राजीव गांधी भी देश के विकेंद्रीकरण के लिए क्या राजीव गांधी जी देश में विकेंद्रीकरण के लिए क्या देश में प्रशासन का विकेंद्रीकरण करने के लिए देश में प्रशासन का विकेंद्रीकरण करने के लिए क्या किया था? एक लक्ष्मीमल सिंघवी समिति का गठन किया था। और जब इनकी रिपोर्ट आती है तो इनकी रिपोर्ट में बहुत सारी सिफारिशें होती हैं। उन सिफारिशों से आपके परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं। इनकी सिफारिशों में क्या क्या शामिल है मैं आपको फटाफट बताता हूँ, ध्यान रखिएगा। लक्ष्मीमल सिंघवी की समिति की अगर सिफारिश की बात की जाए, सबसे महत्वपूर्ण जो आपके परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछा गया है, इन्होंने संवैधानिक मान्यता देने की बात की। पंचायतों को क्या किया? इन्होंने कहा पंचायतों को संवैधानिक मान्यता, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देना चाहिए। संवैधानिक मान्यता देने की बात की, ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ आपको पता है कि 1977 में अशोक मेहता समिति बनी थी जिन्होंने 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की थी। लेकिन अशोक मेहता समिति ने उस समय 1977 में दलगत आधार पर चुनाव करने की सिफारिश की थी, लेकिन इन्होंने दलगत आधार पर चुनाव से मनाही की। क्या दलगत आधार पर चुनाव की मनाही की? क्या चुनाव की मनाही की, यानी कि दलगत आधार पर चुनाव नहीं होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, ये सिफारिश भी इन्हीं की थी। और साथ ही साथ लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने यह भी कहा था कि पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है, उस विवाद का निराकरण के लिए एक पंचायती राज अधिकरण की स्थापना की जानी चाहिए। क्या एक पंचायती राज अधिकरण की स्थापना की जानी चाहिए। ये बात भी किसने कही थी? ये बात भी लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने ही कही थी। इस समिति की सिफारिश में ये भी शामिल रहा कि अगर पंचायतों को लेकर के पंचायती राज व्यवस्था में कोई भी विवाद उत्पन्न होता है तो उस विवाद के लिए एक पंचायती राज
अधिकरण की स्थापना की जानी चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि गांवों के समूह के लिए न्याय पंचायत का गठन किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि गांवों के समूह के लिए क्या किया जाना चाहिए, एक न्याय पंचायत का गठन किया जाना चाहिए। क्या करना चाहिए, एक न्याय पंचायत का गठन किया जाना चाहिए। और इन्होंने भी हालांकि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत में जो आपकी बलवंत राय मेहता समिति 1956 में बनी थी, बलवंत राय मेहता समिति में ही ये कह दिया गया था कि त्रिस्तर पर पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया जाए। लेकिन आगे चलकर लक्ष्मीमल सिंधवी ने भी त्रिस्तरीय पंचायत की बात की। क्या त्रिस्तरीय पंचायत की बात इन्होंने भी की है। त्रिस्तरीय पंचायत की बात की है कि ग्राम स्तर, खंड स्तर, जिला स्तर पर पंचायतों का गठन होना चाहिए। ग्राम स्तर पर, खंड स्तर पर और जिला स्तर पर पंचायतों का गठन होना चाहिए। ये बात लक्ष्मीमल सिंधवी भी ने की है। इसके साथ साथ लक्ष्मीमल सिंधवी जी ने कहा कि पंचायतों को करारोपण की शक्ति होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात कही थी इन्होंने। पंचायतों को कौन सी शक्ति होनी चाहिए, करारोपण की शक्ति होनी चाहिए। क्या, पंचायतों को टैक्स लगाने की पावर होनी चाहिए। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि वित्तीय मूल्यांकन के लिए एक राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाए। राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाए। इनके वित्तीय मूल्यांकन के लिए एक राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाए। और साथ ही साथ पंचायतों का स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए क्या किया जाना चाहिए, एक राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त की व्यवस्था होनी चाहिए। एक राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त की व्यवस्था होनी चाहिए। इतनी सिफारिशें लक्ष्मीमल सिंधवी ने की थी। तो जब सभी महत्वपूर्ण समितियों की इतनी सिफारिशें याद रहेगी, अब इससे बाहर यूपीएससी भी नहीं बनाएगा, समीक्षा अधिकारी में तो बहुत आराम से आ जाएगा। यूपीएससी भी अगर सवाल बनाएगा तो इससे ज़्यादा अब वो पॉइंट नहीं बना पाएगा, क्योंकि यही जितनी सिफारिश थी मैंने सब आपको बता दिया। तो सबसे पहले मैंने बताया 1984 में इंदिरा गांधी जी की हत्या होती है, और इंदिरा गांधी जी की हत्या के पश्चात जब राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो प्रशासन के विकेंद्रीकरण करने के लिए, पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए 1986 में लक्ष्मीमल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन करते हैं, जिसमें हम लक्ष्मीमल सिंधवी का नाम से जानते हैं। इसका गठन 1986 में हुआ। जब इसकी रिपोर्ट आती है तो इन्होंने निम्नलिखित बातों पे अपनी सिफारिश की कि पंचायतों को संवैधानिक मान्यता दिया जाए, दलगत आधार पर चुनाव न कराया जाए, पंचायती राज व्यवस्था का कोई विवाद होता है तो उस विवाद का निराकरण करने के लिए एक पंचायती राज अधिनियम की स्थापना किया जाए, गांव के समूह के लिए न्याय पंचायत का गठन किया जाए, त्रिस्तरीय आधार पर ही पंचायतों का गठन हो, ग्राम, खंड और जिला स्तर पर, और साथ ही साथ पंचायतों को करारोपण की शक्ति मिलनी चाहिए, और एक राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाए जो पंचायतों का वित्तीय मूल्यांकन करे, और पंचायतों का स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए एक राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त भी होना चाहिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रखना है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश सर्वप्रथम बलवंत राय मेहता समिति ने किया था, और इसीलिए उनको पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पीकार या वास्तुकार कहा जाता है। सारे पॉइंट्स क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। तो अब क्वेश्चन का तो आंसर भी हम लोग देखा ही नहीं कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित लक्ष्मीमल सिंधवी समिति के संबंध में दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या इन्होंने पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की थी? यस। क्या राज्य वित्त आयोग का गठन तथा पंचायतों को करारोपण का अधिकार दिया जाना चाहिए? इन्होंने ऐसा कहा था। राज्य वित्त आयोग के गठन के बारे में भी कहा था, पंचायतों को करारोपण की शक्ति दी जाए इसके बारे में भी कहा था। तो सही पूछा गया है, तो राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों, एक और दो दोनों सही हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की नजर डालते हैं कि पंचायतों के कार्यकाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? इसकी 5 वर्ष की अवधि खत्म होने से या पूर्व या विघटित होने की दिशा में 6 माह की अवधि के भीतर चुनाव होगा। जहां शेष अवधि 6 माह से कम हो वहां इस अवधि के लिए नई पंचायत का चुनाव आवश्यक नहीं होगा। Which of the following statements is regarding the tenure of panchayats? Election will be held within a period of 6 months before the expiry of its 5-year term or in case of its dissolution. Second statement है where the remaining period is less than 6 months, election of a new panchayat will not be necessary for the period. Select the correct option using the code given below. अब आपको इसमें सत्य कथनों का चयन करना है, यानी कि पंचायत के कार्यकाल से प्रश्न पूछा गया है। सब प्रश्न कहाँ से पूछा गया है? प्रश्न जो है वह पंचायत के कार्यकाल से पूछा गया है, टेन्योर से पूछा गया है। ध्यान रखिएगा, ये जो प्रश्न पूछा गया है वह पंचायत के कार्यकाल से यानी कि टेन्योर से सवाल पूछा गया है। तो पंचायतों का कार्यकाल कितना होता है?
पंचायतों का कार्यकाल जो होता है वह 5 वर्ष होता है। और इस 5 वर्ष की गणना कब से की जाती है? उसके प्रथम अधिवेशन से। ये सवाल पूछा जाता है, इस प्रथम अधिवेशन से इसकी गणना की जाती है। इस 5 वर्ष की गणना जो होती है इसके प्रथम अधिवेशन से इसकी गणना की जाती है। लेकिन अगर मान लीजिए 5 वर्ष से पहले अगर पंचायतों का विघटन होता है, 5 वर्ष से पहले यदि पंचायतों का विघटन होता है तो कितने माह के भीतर चुनाव करा लेना चाहिए? तो कितने माह के भीतर चुनाव करा लेना चाहिए? तो ध्यान रखिएगा, तो 6 माह के भीतर चुनाव अवश्य करा लेना चाहिए। क्या? 6 माह के भीतर चुनाव अवश्य करा लेना चाहिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। 6 मंथ के भीतर चुनाव करा लेना चाहिए। लेकिन मान लीजिए कि जब पंचायतों का विघटन हुआ हो उस समय इसका कार्यकाल अगर 6 माह से कम समय का बचा है, उस समय इसका कार्यकाल अगर 6 मंथ से कम समय का बचा है तो क्या किया जाएगा? अगर 6 महीने से कम समय का बचा है तो शेष कार्यकाल के लिए पंचायतों का चुनाव कराने की आवश्यकता नहीं है। अब अगली पंचायत पूरे 5 वर्ष के लिए काम करेगी। इसका मतलब आपको ध्यान रखना है कि यदि पंचायतों का विघटन 5 वर्ष से पहले होता है तो जो नई पंचायत का गठन होता है वो शेष कार्यकाल के लिए होती है, न कि पूरे 5 वर्ष के लिए। लेकिन यदि पंचायतों के विघटन के समय अगर पंचायत का कार्यकाल 6 माह से कम समय का बचा है तो शेष कार्यकाल के लिए पंचायतों के गठन की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अब नई पंचायत पूरे 5 वर्ष के लिए काम करेगी। इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। और वैसे भी पंचायत के गठन के बाद 2 वर्ष से पहले इसका विघटन होता ही नहीं, 2 वर्ष के बाद ही इसका विघटन होता है। ये बात भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो कार्यकाल को लेकर के ये सवाल आपके पूछे जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अच्छा, आपने अगर ध्यान दिया होगा जब 73वां संविधान संशोधन अगर आपने कभी पढ़ा तो 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत कुछ अनिवार्य उपबंध दिए गए हैं। क्या? कुछ अनिवार्य उपबंध दिए गए हैं और उस अनिवार्य उपबंध में भी ये सारी बातें बताई गई हैं। वहाँ कहा गया है कि प्रत्येक राज्य, अनिवार्य उपबंध में क्या क्या कहा गया है अब लिखेंगे नहीं, स्टोरी सुनिए। अनिवार्य उपबंध के अंतर्गत कहा गया है कि प्रत्येक राज्य पंचायतों का गठन करेंगे, विघटन के पश्चात 6 महीने के भीतर चुनाव करा लेंगे, उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होगी, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के प्रावधान होगा। लेकिन ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग व्यवस्था, त्रिस्तरीय की बात नहीं कही गई थी, ये अनिवार्य नहीं था, ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रावधान है। लेकिन ये जरूर कहा गया था जिस राज्य के भीतर, जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है वहां पर मध्य स्तर के पंचायत की आवश्यकता नहीं है। आईएएस 2025 का सवाल है, ये इसी बार के आईएएस 2025 का सवाल है। ध्यान रखिएगा कि प्रत्येक राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान होगा। गलत है। 73वां संविधान संशोधन का अनिवार्य उपबंध कहता है जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम होगी वहां मध्य स्तर के पंचायत की आवश्यकता नहीं है। और पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु कितनी होगी? वह 21 वर्ष होगी। और पंचायत की प्रत्येक स्तर पर महिलाओं को आरक्षण देने की बात की गई 1/3। और अनुसूचित जातियों और जनजातियों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में रिजर्वेशन देने की बात कही गई है। और कहा गया है पंचायत का प्रत्येक चुनाव प्रत्येक स्तर पर प्रत्यक्ष रूप से होगा, लेकिन मध्य स्तर और जिला स्तर के अध्यक्षों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होगा। साथ ही साथ इनका निर्वाचन कराने के लिए प्रत्येक राज्य एक राज्य निर्वाचन आयोग का गठन करेंगे और इनका वित्तीय मूल्यांकन करने के लिए एक राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। और यहाँ पर लक्ष्मण सिंघवी की सिफारिशें लागू हो रही हैं। ये सब 73वें संविधान संशोधन के अनिवार्य उपबंध थे। ध्यान रखिएगा। सवाल देखिएगा, पंचायतों के कार्यकाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? इसकी 5 वर्ष की अवधि खत्म होने से पूर्व या विघटित होने की दिशा में 6 माह की अवधि के भीतर चुनाव होगा। आंसर है यस होगा। कि जहां शेष अवधि 6 माह से कम हो वहां इस अवधि के लिए नई पंचायत का चुनाव का आवश्यक नहीं है। यही बात तो मैंने अभी आपको समझाई है। और इसमें पूछा गया दिए गए सत्य कथन का चयन करिए। इसमें आपके दोनों कथन सही हैं। क्या? इसमें दोनों कथन आपके सही है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। और यहाँ पर भी आपके दोनों कथन सही थे और यहाँ पर भी आपके दोनों कथन सही है, पहला भी सही है और दूसरा भी सही है कि जहाँ शेष अवधि के लिए 6 माह के कम समय अगर बचा है तो फिर नई पंचायत के गठन की शेष कार्यकाल के लिए पंचायत की आवश्यकता नहीं है। क्या? शेष कार्यकाल के लिए पंचायत की आवश्यकता फिर आपकी नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, स्थानीय ग्रामीण शासन के रूप में पंचायती राज प्रणाली के संबंध में दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। सर्वप्रथम नागौर राजस्थान में 2 अक्टूबर 1958 को इसे लागू किया गया। आंध्र प्रदेश इसे लागू करने वाला तीसरा राज्य भारत का बना। नीचे दिए गए कूट की सहायता से विकल्प का चयन करिए। इंग्लिश में कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पंचायत राज सिस्टम एज अ फॉर्म ऑफ लोकल रूरल गवर्नेंस।
governance. It was given constitutional status through the 74th Constitutional Amendment Act 1992. It was a first implementation in Rajasthan. Second statement है Nagaur on 2nd of October 1958, and Andhra Pradesh become the third state to implement the 73 Constitutional Amendment Act. Select the wrong option यूजिंग द कोड गिवन बिलो। यहाँ ध्यान रखना है, हमें रॉन्ग ऑप्शन का चयन करना है। क्या यहाँ हमें गलत कथन का, असत्य कथन का चयन करना है। तो फ्रेंड्स आपको मैं बताता हूँ यहाँ शब्द किसका प्रयोग किया गया, स्थानीय ग्रामीण शासन। स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत दो प्रकार की शासन व्यवस्थाएं हैं ना। एक स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत जब बात की जाती है, स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत जब बात की जाती है तो यहाँ पर दो प्रकार का शासन है, एक गांव का शासन, एक शहरों का शासन। एक गांव का शासन, एक गांव का शासन और एक शहरों का, एक शहरों का शासन ना, एक शहरों का शासन। तो स्थानीय स्तर पर शासन व्यवस्था के अंतर्गत जो गांव का शासन है वही पंचायती राज व्यवस्था है। क्या वही आपका पंचायती राज व्यवस्था है, वही आपका पंचायती राज व्यवस्था है। और जो आपका शहरों का शासन है वह आपका क्या है, वो ध्यान रखिएगा, वो आपका नगर पालिका है। क्या है, वो आपका नगर पालिका है, ध्यान रखिएगा, वो आपका नगर पालिका है। अच्छा, पंचायती राज व्यवस्था की अगर बात की जाए फ्रेंड्स, पंचायती राज व्यवस्था की अगर बात किया जाए तो पंचायती राज व्यवस्था को जो संवैधानिक मान्यता मिलती है वह 73वां संविधान संशोधन के माध्यम से मिलती है। 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा दिया गया। हालांकि ये लागू जो होता है वह 24 अप्रैल 1993 को लागू होता है। इसीलिए हम लोग प्रत्येक वर्ष क्या करते हैं, 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं। क्या इसीलिए हम लोग प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं। लेकिन अगर बात किया जाए कि भारत में सबसे पहले, भारत में जो संवैधानिक मान्यता की बात है, भारत में अगर सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था की बात किया जाए कि भारत में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब हुई, तो ध्यान रखिएगा, बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर, बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर, बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर भारत में सबसे पहले त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की जो शुरुआत होती है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की जो शुरुआत होती है वह कब होती है, 2 अक्टूबर 1959 में होती है। किस राज्य में सबसे पहले होती है, राजस्थान राज्य में सबसे पहले होती है। किस जिले में सबसे पहले होती है, नागौर जिले में सबसे पहले होती है। किस गांव में सबसे पहले होती है, तो बगदरी गांव में सबसे पहले होती है। तो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में सबसे पहले बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। और इसके पश्चात अगर बात किया जाए तो दूसरा राज्य कौन बना था, दूसरा राज्य कौन बना था पंचायती राज व्यवस्था को लागू कर शुरुआत करने वाला, तो दूसरा राज्य आपका बना था आंध्र प्रदेश बना था। क्या बना था, आंध्र प्रदेश दूसरा राज्य बना था। आंध्र प्रदेश राज्य में एक जिला है महबूब नगर जिला। कौन सा जिला है, एक जिला है महबूब नगर जिला, और महबूब नगर जिला का एक विकास खंड है शाद नगर विकास खंड। ये दूसरा राज्य था जहां पर पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई। पहला आपका राजस्थान है, दूसरा आपका आंध्र प्रदेश है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसी 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से क्या किया गया, इसी के माध्यम से 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, और इसके माध्यम से क्या किया गया, पंचायतों के लिए इसमें 29 विषय इनको कार्य करने के लिए सौंपे गए, 29 विषय इनको सौंपे गए। वहीं अगर नगर पालिका की बात किया जाए तो इनको संवैधानिक मान्यता जो मिली है वो 74वां संविधान संशोधन द्वारा दिया गया है। क्या, वो 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा इनको संवैधानिक मान्यता मिली। ये कब लागू किया गया, 74वां संविधान संशोधन 1 जून 1993 को लागू किया गया है। यूपीपीसीएस 2021 में एक सवाल पूछा गया था कि प्रशासन के तृतीय स्तर को संविधान में कब शामिल किया गया, 1993 इसका आंसर था। क्या, प्रशासन के तृतीय स्तर को एक सवाल पूछा गया था यूपीपीसीएस 2021 में, प्रशासन के तृतीय स्तर को संविधान में कब शामिल किया गया, तो 1993 में लागू हुआ था, इसलिए इसको माना जाता है 1993 में ये शामिल हुआ था। तो नगर पालिका को संवैधानिक मान्यता 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, और इसको लागू किया गया 1 जून 1993 को, और पंचायती राज व्यवस्था यानी 73वें संविधान संशोधन को लागू किया गया 24 अप्रैल 1993 को ना, 24 अप्रैल 1993 को। अब सवाल देखिए, सवाल बहुत आसानी से आपके हो जाएंगे। अब सवाल देखिए
कि स्थानीय पंचायती राज व्यवस्था की बात हो रही है। इसे 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से संवैधानिक दर्जा दिया गया, नहीं, इसको 73वें के माध्यम से दिया गया, इसलिए पहला गलत है। सर्वप्रथम नागौर जिले में हुआ, ठीक है, राजस्थान में हुआ, ये भी ठीक है, 2 अक्टूबर को हुआ, ये भी ठीक है, लेकिन 1958 में नहीं हुआ था, ये 1959 में हुआ था, इसलिए दूसरा भी गलत है। तीसरा कह रहा आंध्र प्रदेश से लागू करने वाला तीसरा राज्य है, तो आंध्र प्रदेश से लागू करने वाला दूसरा राज्य है, तीसरा नहीं। ऐसा सवाल बनाए आयोग तब तो मजा आए बच्चों को ना, ऐसा सवाल आयोग बनाए तब तो बच्चों को मजा आए पॉलिटी का क्वेश्चन करने में ना। तो ये दूसरा राज्य था, ना कि तीसरा था, इसलिए ध्यान रखिएगा ये तीसरा भी गलत है। पूछ क्या रहा, असत्य कौन है, इसमें सभी असत्य हैं, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए भाई। क्वेश्चन नंबर 4 है कि पंचायती राज के संबंध में गठित पंचायत के जहां से सवाल उठते हैं, जहां से सवाल आयोग पिक करता है, मैंने उस सवाल को यहां पर शामिल करने का प्रयास किया है। तो पंचायती राज के संबंध में गठित संबंधित निम्नलिखित समितियों पर विचार कीजिए तथा इनके कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। अच्छा, BR मेहता समिति की बात हो रही है, BR मेहता, तो ये क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग कमिटीज कॉन्स्टिट्यूटेड in connection with the पंचायती राज and arrange them in the chronological order। BR मेहता समिति, GVK राव समिति, अशोक मेहता समिति, LM सिंघवी समिति की बात हो रही है ना। और तो BR मेहता समिति का जो गठन किया गया था वो 1956 में किया गया था, लेकिन रिपोर्ट इसकी 1957 में आती है। GVK राव समिति की बात किया जाए, इसका गठन जो किया गया था 1985 में किया गया था। अशोक मेहता समिति का जो गठन किया गया था वह 1977 में किया गया था, रिपोर्ट इसकी भी 78 में आती है। LM सिंघवी समिति के बारे में बहुत डिटेल में बता दिया मैंने आपको, 1986 में हुआ। इसके अलावा कुछ समितियां पंचायतों से जुड़ी हुई और भी पूछी जाती हैं कि संथानम समिति का गठन कब हुआ, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, कभी कभी पूछ लेता है कि सादिक अली समिति का गठन कब हुआ, सादिक अली समिति का गठन कब हुआ। तो ये सारे एग्जामिनेशन में सवाल पूछे जाते हैं, समितियां मिलान करने के लिए आती हैं। कभी कभी थुंगन समिति पूछ लेता है कि थुंगन समिति का गठन कब हुआ, ये सब मिलान करने के लिए आता है। तो इन सब का भी संबंध प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पंचायत से है। तो संथानम समिति का जो गठन हुआ था वह 1962 में हुआ था, और सादिक अली समिति का गठन जो हुआ था 1964 में हुआ था। थुंगन समिति का जो गठन हुआ था 1988 में हुआ था। और ध्यान रखिएगा, इसमें ये ध्यान रखिएगा, BR मेहता समिति ने ही त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत करने की सबसे पहले बात की थी। इन्होंने कहा था कि ग्राम स्तर पर क्या किया जाए, ग्राम पंचायत का गठन किया जाए, मैंने बता दिया है। मध्य स्तर पर पंचायत समिति का गठन किया जाए, और जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन किया जाए। शायद एक क्वेश्चन में पहले भी मैं इसकी चर्चा आपसे कर चुका हूं। लेकिन अशोक मेहता समिति ने कितने स्तरीय पंचायत की बात की थी, इन्होंने 2 स्तरीय पंचायत की बात की थी। क्या 2 स्तरीय पंचायत की बात की थी, ये ध्यान रखिएगा। उसके अलावा संवैधानिक मान्यता की बात LM सिंघवी ने की थी। क्रम से सजाइए, सबसे पहले कौन सा आया, सबसे पहले LM सिंघवी आया, तो 1 होगा, ये 3 तो कट गया। उसके बाद 56 के बाद क्या आएगा, उसके बाद 56 के बाद इसमें 77 आ रहा है, 77 में 3 होगा, तो 3 इसमें है, तो ये भी कट गया। ऐसे लगाते हैं इसको, आंसर कैसे करते हैं भाई, 56 के बाद 77 आएगा, तब 85 आएगा, तब 86 आएगा, और उसके बाद इसका मतलब 3 आना चाहिए। तो 1 हमें 2 में मिला, 2 रखे, 2 काट दिए, इसमें 3 केवल 1 में मिल रहा है, हम आंसर लगा दिए, आंसर हमारा सी होगा। आगे पढ़े बगैर हम आंसर अब लगा सकते हैं। ये सारी समितियां याद रखिएगा। आज के सेशन का सबसे अंतिम सवाल आपके लिए होगा कि पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243 घ में किया गया है। कुल संख्या के कम से कम 2/3 स्थान स्त्रियों के लिए आरक्षित होंगे। विद रेफरेंस टू रिजर्व सीट्स फॉर वुमेन इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। दिस हैज बीन प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 243D ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एट लीस्ट 2/3 of the total number of seats shall be reserved for women. Select the correct answer using the code given below. तो आइए इसके बारे में पहले बताते हैं। पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण, देखिए पंचायतों में आरक्षण की अगर बात किया जाए, पंचायतों में अगर आरक्षण की बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा, अगर पंचायतों में आरक्षण की बात किया जाए तो इसकी चर्चा जो मिलती है भारतीय संविधान में वह अनुच्छेद 243D में मिलती है। किसमें मिलती है, अनुच्छेद 243D में मिलती है। पंचायतों को जो चर्चा मिलती है भारतीय संविधान के आर्टिकल 243D, इसका याद रखिए, हिंदी में हम घ बोलते हैं मुख्य तौर पर। 243D में पंचायतों के आरक्षण की बात की गई है, और इसमें कहा गया है कि महिलाओं को जो आरक्षण मिलेगा, महिलाओं को जो आरक्षण दिया जाएगा वह प्रत्येक स्तर पर कितना आरक्षण मिलेगा इनको प्रत्येक स्तर पर
1/3 या 33% बोल सकते हैं। 1/3 या 33% आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन अगर बात किया जाए अनुसूचित जाति और जनजाति का भी कोई प्रावधान किया गया है 43D में। यस, अनुसूचित जनजाति और जनजाति को, अनुसूचित जाति एवं जनजाति को जो आरक्षण दिया जाएगा वह उनके जनसंख्या के अनुपात में दिया जाएगा। किसके? वह उनके जनसंख्या के अनुपात में इनको आरक्षण दिया जाएगा। SC/ST को जो आरक्षण मिलेगा उनकी जनसंख्या के अनुपात में इनको रिजर्वेशन यहाँ पर दिया जाएगा। साथ ही साथ अगर कभी सवाल आ जाए कि क्या 73वें 243D में आपका OBC के आरक्षण का कोई प्रावधान है, OBC के लिए कहा गया ये राज्य की इच्छा है। 73वें संविधान संशोधन के 100वें की उपबंध में कहा गया है कि राज्य की इच्छा है, यदि वह चाहे तो OBC को भी आरक्षण दे सकता है, यदि वो न चाहे तो नहीं दे सकता है। तो कुछ राज्यों में OBC को आरक्षण प्राप्त भी है। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि क्या महिलाओं को 33% से अधिक आरक्षण दिया जा सकता है, क्या महिलाओं को 33% से अधिक आरक्षण दिया जा सकता है? आंसर है यस, महिलाओं को 33% से अधिक आरक्षण दिया जा सकता है यदि राज्य चाहे। यदि राज्य चाहे तो 73वें संविधान संशोधन के 100वें के उपबंध में कहा गया यदि राज्य चाहे तो महिलाओं को कितना आरक्षण दिया जा सकता है? 33% से अधिक भी आरक्षण दिया जा सकता है। अच्छा, बात आरक्षण की आई है तो महिलाओं को पंचायत में आरक्षण हो गया क्या? अच्छा, आरक्षण को लेकर के 2 सवाल और आपके एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। आरक्षण को लेकर के 2 सवाल और पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। एक तो आपका लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों का आरक्षण, एक विधानसभा में आरक्षण। तो लोकसभा में जो आरक्षण की बात की गई है वह अनुच्छेद 330 में है। किसमें है? अनुच्छेद 330 में है। और विधानसभा में जो आरक्षण की बात है वह 332 में अनुसूचित जाति और जनजातियों वाले जो आरक्षण की बात है उसको भी ध्यान रखिएगा। सर कोई और नया परिवर्तन? अरे अभी 166वां संविधान संशोधन अधिनियम आया। 166वां संविधान संशोधन अधिनियम आया है जिसे हम 128वां संविधान संशोधन विधेयक कहते हैं। 128वां संविधान संशोधन हम विधेयक कहते हैं, ध्यान रखिएगा। इसका नाम पड़ा है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। नारी शक्ति वंदन अधिनियम। और इस नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से अब ध्यान रखिएगा महिलाओं को बड़ी पंचायत में भी, महिलाओं को विधानसभा में और लोकसभा में भी अब 33% का आरक्षण दिया जाएगा, जो अभी इस लोकसभा में लागू नहीं हुआ था। ये IAS 2024 में पूछा गया। ये IAS 2024 में जिसमें शक्ति दुबे जी टॉप की थी उसमें प्री में ये सवाल आपका पूछा गया था। अच्छा, आरक्षण की बात किया जाए, भारतीय संविधान में मुख्य रूप से आरक्षण की चर्चा कहाँ पर की गई है? भारतीय संविधान के अंतर्गत आरक्षण की जो चर्चा मिलती है 16 क्लॉज 4 में मिलती है। कहाँ मिलती है? 16 क्लॉज 4 में आरक्षण का चर्चा मिलती है। कहाँ पर? आरक्षण 16 क्लॉज 4 में आरक्षण की बात कही गई है, जहां पे कहा गया है कि राज्य पिछड़े वर्गों को राज्य के अधीन नौकरियों में जिनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था करेगा। तो आपके एग्जाम में सवाल पूछा गया इस बार यूपीपीसीएस 2024 में। यूपीपीसीएस 2024 में 22 दिसंबर को एक सवाल पूछा गया जहां मिलान करने के लिए आया था कि पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रावधान कहाँ है। पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रावधान कहाँ है? तो ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान का एक आर्टिकल है अनुच्छेद 340। कौन सा आर्टिकल है? अनुच्छेद 340। और अनुच्छेद 340 भारत के राष्ट्रपति को यह शक्ति देता है कि भारत का राष्ट्रपति एक पिछड़ा वर्ग आयोग का क्या कर सकता है? एक पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर सकता है। ध्यान रखिए, यह आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, मिलान करने के लिए इस बार आ गया था। अनुच्छेद 340 के तहत भारत के राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि वो क्या कर सकता है? वह एक पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर सकता है। तो बीपीएससी ने सवाल पूछा, बीपीएससी ने सवाल पूछा, 69वीं की 70वीं था, बीपीएससी शायद 70वीं था, जो शायद 12 दिसंबर को हुआ था 2024 में, जो 12 दिसंबर 2024 को हुआ था। वहां पर सवाल पूछा गया क्या प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग को काका कालेलकर आयोग कहा जाता है? यस, 1953 के आसपास, 1953 के आसपास प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया किसकी अध्यक्षता में?
काका कालेलकर की अध्यक्षता में, किसकी, काका कालेलकर की अध्यक्षता में किया गया था। तो लेकिन इसकी सिफारिशों को राष्ट्रपति ने अस्वीकार कर दिया। फिर आगे चल के मोरारजी देसाई की सरकार बनी 1979 में, तो द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। 1979 के आसपास जो है वह द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया, और इस द्वितीय पिछड़ा वर्ग का जो गठन किया गया वह बीपी मंडल की अध्यक्षता में किया गया। बीपी मंडल का पूरा नाम बिंदुश्री प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में गठन किया गया, और इसको हम लोग मंडल आयोग भी कहते हैं। और मंडल आयोग की सिफारिशों को भारत के इतिहास में 1990 में लागू किया गया। 1990 में लागू किया गया, किसकी सरकार में, वीपी सिंह की सरकार में लागू किया गया। और वीपी सिंह का फुल फॉर्म होता है विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार में लागू किया गया। और भारत में पहली बार यहाँ जो आरक्षण की शुरुआत होती है, और इसके माध्यम से ओबीसी को 27% आरक्षण मिलता है, अनुसूचित जाति को 15% आरक्षण मिलता है, और एसटी को 7.5% आरक्षण दिया जाता है। तो आरक्षण के संबंध में जहां जहां चर्चाएं पूरे संविधान में थी, 16(4) में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग, अनुच्छेद 340, बीपी मंडल की रिपोर्ट, काका कालेलकर की रिपोर्ट, बीपी सिंह की सरकार में 1990 में लागू होना, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 106वां संविधान संशोधन अधिनियम, 128वां संविधान संशोधन विधेयक, 243D महिला, अनुसूचित जाति जनजाति, 330, 332 पूरा कंप्लीट ऑपरेशन। कहीं से भी सवाल आएगा आरक्षण वाला तो आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। मैंने आपका विधानसभा और लोकसभा में 330 और 332 बता दिया, पंचायतों का 243D बना दिया, और पिछड़े वर्गों को 16(4) भी मैंने स्पष्ट कर दिया। उम्मीद करते हैं इस 5 क्वेश्चन के माध्यम से पंचायत के लगभग इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके यहाँ से कवर हो गए और आपका रिवीजन हो गया। आप विद्यार्थियों को अभी तो हम लोग आंसर देखा ही नहीं, आंसर तो हम लोग बाद में देखते हैं ऑपरेशन के बाद। तो पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है कि इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243(3) में घ में है? यस। कुल संख्या का कम से कम 2/3 नहीं 1/3 स्थान स्त्रियों के लिए आरक्षित होंगे। पहला सही है, दूसरा गलत है। सही बताना है, इसलिए राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, क्योंकि दूसरा स्टेटमेंट गलत है, यहाँ 2/3 कह रहा है। एक सूचना आपके लिए, ये तो एक प्रैक्टिस के रूप में हम लोग यहाँ कर रहे हैं। कंप्लीट मैराथन पूरी पॉलिटी का MCQ के साथ प्रैक्टिस करने के लिए, थ्योरी के लिए हम लेकर आ रहे हैं आपको 6 जुलाई को कंप्लीट मैराथन। बहुत सारे कमेंट आपके इसमें दिखाई दे रहे हैं 5 क्वेश्चन की सीरीज में, सर इंतजार है मैराथन का। तो 6 जुलाई को मैराथन आएगा संडे के दिन, ताकि कोई ऑफिस में न रहे, कोई किसी क्लास में न रहे, कोई कहीं व्यस्त न रहे। सब लोग तैयार रहिएगा, मोबाइल चार्ज रखिएगा, डेटा रिचार्ज रखिएगा। और 6 जुलाई को आपका ये बैच, ये मैराथन स्टार्ट होगा। 7 AM से शुरू होगा, जो शाम को 6 बजे तक जा सकता है, यानी कि 10-11 घंटे का कंटिन्यूअस क्लास, पूरा पॉलिटी का सफाया, पूरे पॉलिटी का रिवीजन डिटेल में हम करा देंगे विद MCQ, जिसके अंतर्गत हम 50-60 MCQ भी क्या लगभग 100 MCQ शामिल कर रहे हैं। 100 MCQ के माध्यम से पूरे कंप्लीट पॉलिटी का रिवीजन, यानी थ्योरी भी प्रैक्टिस भी पूरा कंप्लीट आ रहा है। तो आप अपने सभी साथियों को इसकी सूचना दीजिएगा कि 6 जुलाई को तैयार रहना है। संडे को 7 बजे इस क्लास को ऐतिहासिक बना करके हम लोग पूरे प्रदेश भर के विद्यार्थियों के साथ अध्ययन करेंगे, इसमें एंजॉय करेंगे। यहाँ तो केवल 5 क्वेश्चन की सीरीज हम लोग डेली लेकर के आते हैं, और ये सीरीज चलती रहेगी जब तक हमारे पास समय है। बहुत व्यस्तता बीच में करंट की आ गई तो हो सकता है भले रुक जाए सीरीज, नहीं जब तक मेरे पास समय है, कहीं भी समय मिल रहा है तो हम तुरंत समय निकाल के इसको आधे घंटे ये सेशन लेने का प्रयास कर रहे हैं। और बाय द वे आगे बहुत मैराथन का कोई बर्डन आए तो अलग बात है, नहीं कोशिश करेंगे ये सीरीज भी जारी रहे। तब बाकी आप मैराथन क्लास के जुड़ करके पूरा कंप्लीट रिवीजन पॉलिटी का आप कर सकते हैं। और निस्संदेह रूप से इस बार आप एक अलग तरीके से मैराथन लेके हम आपके लिए आ रहे हैं पॉलिटी के लिए। और ये सेशन 5 क्वेश्चन वाला कितना महत्वपूर्ण है, इसके फीडबैक लगातार आप दे रहे हैं, और निस्संदेह रूप से आपके वो फीडबैक मुझे प्रोत्साहित करते हैं और हमें प्रेरित भी करते हैं कि आप बच्चों के लिए और बेहतर करते रहें। अपने कमेंट करके अपने फीडबैक जरूर बताइएगा ये सीरीज आपकी कैसी चल रही है। मैं पुनः मिलूंगा अपनी अगली सीरीज में। थैंक यू वेरी मच। बाकी रोज सुबह 7 बजे करंट अफेयर की क्लास में UP PCS के उत्कर्ष के चैनल पर पढ़ाता हूँ, उसको आप पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।